Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about very basic about the elements. लेकिन हम एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करें उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसका हमें पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हम एटम की डेफिनेशन देंगे, हम एलिमेंट की डेफिनेशन देंगे, तो उसके वक्त कुछ सब्सटेंस, कुछ वर्ड आएंगे हमारे। वो वर्ड हमारे क्या क्या आने वाले हैं? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला जो वर्ड आएगा आपके सामने, दैट विल बी द सब्सटेंस। देखो आपके पास आ जाएगा सब्सटेंस। जो आपके पास सब्सटेंस मींस मैटर, मींस एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट in the universe in the form of the solid state, liquid state or in the gaseous state, everything around us, that is the matter, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और फील कर सकते, दैट इज द एयर। अगर उसमें कलर नहीं है तो दैट इज ऑल्सो द मैटर, वो मैटर है। तो मीन जो सब्सटेंस है वो आपके कौन हो सकते हैं? वो सब्सटेंस आपका किस फॉर्म में हो सकता है? वो सब्सटेंस जो प्रेजेंट होगा आपके पास, दैट में बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड स्टेट, that may be present in the liquid state, that may be present in the gaseous state। ये तो डिफरेंट स्टेट हो गई जो प्रेजेंट है। लेकिन जो डिफरेंट स्टेट है, उन डिफरेंट स्टेट के अंदर भी वो सब्सटेंस कैसे कैसे हमें मिल सकता है? वो सब्सटेंस जब हमें मिलेगा, that may be present in the form of the atom, वो एटम की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। that may be present in the form of the molecule, वो मोलिक्यूल की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि आखिर व्हाट इज एटम? एटम है क्या? आपका मोलिक्यूल है क्या? लेकिन जब हम इसको डिफाइन करते हैं, एटम को, मोलिक्यूल को, तो इससे पहले हमें एक बेसिक चीज का पता होना जरूरी है कि एटम के बारे में हमें उसकी स्ट्रक्चर आगे जो हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा कॉमन हमें पता होना जरूरी है। वो क्या? जैसे कि अभी हम देखो डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज एटम। एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसके? मैटर के। जिससे ऊपर हमने ये सब्सटेंस लिखा था, मीन्स जो मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैसेस किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो, आपका उसमें जो सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो आपका एटम भी हो सकता है, वो आपका मोलिक्यूल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। वो सब्सटेंस कैसा है? उस सब्सटेंस के अंदर स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वो आपका एटम भी हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया। वो आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपके मोलिक्यूल भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर वो एटम है तो आखिर एटम कौन? तो एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट वी कैन नॉट ब्रेक डाउन फर्दर बाय द केमिकल चेंज। अब आखिर ये केमिकल चेंज जो हमने लिखा, केमिकल मींस जो लिखा, आखिर इसका मतलब क्या है, इसकी सेंस और आपको बता दें। आपके जो नेचर है, नेचर के अंदर हर सब्सटेंस के अंदर, चाहे वो एटम है चाहे वो मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आ भी सकता है, चेंज ना भी आए। अब चेंजेस की बात करते हैं, नेचर में जो चेंज आते हैं, द चेंजेस मे बी द फिजिकल चेंज। देखो जो चेंज आएगा किसी भी सब्सटेंस के अंदर, वो चेंज बेटा आपका फिजिकल चेंज भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे, दैट मे बी द फिजिकल चेंज। और वो चेंज आपका केमिकल चेंज भी हो सकता है, दैट मे बी द केमिकल चेंज। और एक चेंज ऐसा भी होता है जिसे आप न्यूक्लियर चेंज कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? दैट इज द न्यूक्लियर चेंज। देखो चेंजेस आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, द चेंजेस में बी द फिजिकल चेंज, द चेंजेस में बी द केमिकल चेंज, द चेंजेस में बी द न्यूक्लियर चेंज। लेकिन ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस ना बने, सब्सटेंस वही रहे, उसकी स्टेट चेंज होती चली जाए। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई सब्सटेंस है, देखो फॉर एग्जांपल वाटर है हमारे पास, देखो H2O हमने लिख दिया, ये रिप्रेजेंटेशन होती है वाटर की, H2O की फॉर्म में आप लिखते हैं। ये मान लीजिए हमने ब्रैकेट में स्मॉल एस लिख दिया, मीन सॉलिड फॉर्म के अंदर है, आपने उसको रख दिया ओपन के अंदर आइस को, तो क्या हुआ? वो H2O देखो चेंज हो गया और मान लीजिए वो लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो गया। H2O के देखो हमने L लिख दिया लिक्विड, वो लिक्विड स्टेट के अंदर आ गया। तो क्या कोई न्यू सब्सटेंस बना? नो, द सब्सटेंस रिमेन सेम, द सब्सटेंस इज H2O, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है। वो पहले सॉलिड फॉर्म के अंदर था, अब वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गया। फर्दर अगर आप इसको हीट करेंगे तो गैसेस फॉर्म में चला जाएगा, वाटर के वेपर्स बन जाएंगे, वो फिजिकल चेंज है। कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, तो आप उसे कहते हैं दैट इज द फिजिकल चेंज। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब होता है जिसके दौरान कोई नया सब्सटेंस बने, लेकिन सब्सटेंस आपके डिफरेंट हो सकते हैं। सब्सटेंस आपका क्या हो सकता है? द सब्सटेंस आपका कोई एलिमेंट भी हो सकता है और सब्सटेंस आपका कोई कंपाउंड भी हो सकता है। देखो दो वर्ड मैंने यूज किया बेटा यहाँ पे, एक वर्ड मैंने यूज किया दैट इज द एलिमेंट, मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पे एलिमेंट। अब जो ये एलिमेंट होते हैं, यही तो डिफरेंट एलिमेंट या सेम एलिमेंट, ये जो एलिमेंट होते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं वही आपस में मिलके ही तो फर्दर कंपाउंड बनाते हैं, वही तो बेटा क्या बनाते हैं आगे? कंपाउंड। तो केमिकल जो चेंज होता है, इस केमिकल चेंज के दौरान आपके नए कंपाउंड बनते हैं,
नए एलिमेंट नहीं बनते, ये ध्यान रखना। ड्यूरिंग द केमिकल चेंज न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए H2 इज द गैस, फॉर एग्जांपल O2 इज द गैस, इनके बीच हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करंट पास किया और उसके बाद क्या हुआ, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल H2O, देखो वाटर बन गया, बोलो क्या बन गया यहाँ पे, वाटर। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। देखो पहले हमारे पास क्या थे, H2 और कौन था, O2, इनके बीच रिएक्शंस हुई और बाद में क्या बन गया, H2O, न्यू सब्सटेंस बन गया ना। सो दैट इज द केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आपने क्या देखा था, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, सब्सटेंस सेम है, H2O रिमेन H2O, वो सेम था, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई थी। और केमिकल चेंज में क्या हुआ, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, लेकिन वो सब्सटेंस एलिमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखें। लेकिन नेक्स्ट आ जाती है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, हमेशा ही न्यू एलिमेंट विल बी फॉर्म्ड, हमेशा ही न्यू एलिमेंट बनते हैं। तो अभी आपने बेसिकली रिएक्शन शब्द का मतलब देख लिया, चेंज का मतलब देख लिया कि चेंज डिफरेंट टाइप के कौन कौन से हो सकते हैं। द चेंज में भी द फिजिकल चेंज, द चेंज में भी द केमिकल चेंज और चेंज में भी द न्यूक्लियर चेंज। फिजिकल चेंज में आपने क्या देखा, the substance remains same, only their state will be changed, means the solid state changes into the liquid or the gaseous one, that is the physical change. And during the chemical change the new substance are formed, but that new substance will never be the element, वो element नहीं होगा, कोई नया कंपाउंड बनेगा। जैसे H2O2 के मिलने से H2O बन गया, मींस आपके जो रिएक्टेंट साइड थी, देखो जो H2 दैट इज द रिएक्टेंट जो रिएक्ट करेंगे आपस में, O2 इज द रिएक्टेंट, और जो नए सब्सटेंस बनते हैं वो आपके प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, जो रिएक्शंस के बाद बनते हैं, जो रिएक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं, जिनके बीच में रिएक्शन होगी वो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं। और जो सब्सटेंस बाद में बन गए जैसे वाटर, दैट इज द प्रोडक्ट, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। अब ध्यान से देखें, रिएक्टेंट साइड में जो आपके पास कौन था, देखो H था ना, H2 में भी H है, O2 में देखो कौन है, दैट इज द O। नया सब्सटेंस बना, उनके अंदर यही दो एलिमेंट आपको दिखाई देंगे, H और O। देखो वाटर के अंदर H दिखाई दिया, O दिखाई दिया, क्या कोई नया एलिमेंट आपको दिखाई दिया, नो। मींस कोई नया एलिमेंट नहीं बनता, नया कंपाउंड बन गया, H2 और O2 की रिएक्शन के बाद H2O बन गया, सो दैट इज द केमिकल चेंज। और न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होगा, एक नया एलिमेंट बनेगा, एक नया एलिमेंट बनेगा, सो दैट इज द न्यूक्लियर रिएक्शंस। एक बेसिक चीज और बता दें जो आगे हम आपको सिखाएंगे कि बेटा जो भी एटम होता है ना, एटम के बीच में अगर आप देखेंगे सेंट्रल पार्ट होता है, देखो इस टाइप से, उसके ऊपर हम प्लस लिख के छोड़ देते हैं, सो दैट इज द न्यूक्लियस, इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके बाहर देखो सर्कुलर जो पाथ होते हैं उनके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन, इनको स्मॉल ई और ऊपर नेगेटिव चार्ज से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो दो पार्ट हो गए ना एटम के अंदर, एटम के अंदर एक तो बेटा कौन हो गया, दैट इज द न्यूक्लियस, और सेकंड पार्ट जो न्यूक्लियस के बाहर है ये सर्कुलर पाथ है जिसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ऐसी रिएक्शन जैसे मैंने अभी बताया ना, चेंजेस थ्री टाइप के होते हैं, कौन से थ्री टाइप के थे बेटा चेंज, फिजिकल चेंज जिसमें सब्सटेंस ही सेम रहता है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई थी, सॉलिड लिक्विड गैस ये डिफरेंट स्टेट में कन्वर्जन होता है, इंटर कन्वर्जन होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, और आर दी फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज जिसमें नया कंपाउंड बनता है, नया कंपाउंड बनता है, एलिमेंट सेम रहते हैं, रिएक्टेंट साइड में जैसे H2 हाइड्रोजन एलिमेंट प्लस O2 ऑक्सीजन एलिमेंट, अगर नया जो सब्सटेंस बना उसके अंदर वही सेम एलिमेंट रहेंगे, मींस H2O एक H है एक O भी है, लेकिन कंपोजिशन उनकी अलग अलग है, H2O के अंदर H2 है, O एक है, सो दैट इज द वाटर का जो फार्मूला होता है। तो ऐसी रिएक्शंस के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होती है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, बेटा ध्यान रखें, मैंने अभी आपको बताया ना कि एटम की अगर हम स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे तो एटम की स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या देखेंगे, वन इज द सेंट्रल पार्ट दैट इज द न्यूक्लियस, और एक दूसरा पार्ट होता है जो न्यूक्लियस से बाहर जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हो किसी रिएक्शन के दौरान तभी नए कंपाउंड बनते हैं, जैसे H2 और O2 के बीच जब रिएक्शन हुई वाटर बना, ये वाटर कब बना, किसकी इन्वॉल्वमेंट हुई, इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो इलेक्ट्रॉनों की इन्वॉल्वमेंट से जो रिएक्शन चलती है वो केमिकल रिएक्शन होती है, वो केमिकल चेंज होते हैं। लेकिन जो सेंट्रल पार्ट जैसे हमने न्यूक्लियस कहा, अगर न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो उसे आप न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं, उसमें नए एलिमेंट बनते हैं। तो ये बेसिक बात बेटा आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से रखना। ओवरऑल देखो फिर कंक्लूजन बता दूं, चेंजेस मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप, फिजिकल और केमिकल और द न्यूक्लियर। In physical change, only the state will change, solid into liquid, liquid into gas, or the gas into liquid, or the solid one. So these are the physical change. Chemical change in which the new compound will be formed, new compound will be formed, or here the involvement of the electrons will takes place, electrons की involvement जरूर होगी, नए compound बनेंगे,
न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसमें न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट होगी और नए एलिमेंट सिंथेसाइज किए जाते हैं। और इसी बेसिस पे बेटा हम आपको बता दें, जो ओवरऑल अब तक जितने एलिमेंट हैं जो डिस्कवर किए जा चुके हैं, दीज आर 118। देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स। आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स, the most of the element are the natural which are present in the nature, जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, but there are some elements जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है। वो सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो मैन मेड एलिमेंट है। आपके किसने बनाए हैं? वो मैन ने बनाए हैं। वो सिंथेटिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। कैसे बनाए होंगे उन्होंने? जिसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट हुई होगी? बताओ, अभी मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट हुई होगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट करवा के नए एलिमेंट बना दिए जाएं, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन से ही न्यू एलिमेंट सिंथेसाइज किए जाते हैं। आगे बेटा यहां तक बात समझ में कि न्यू एलिमेंट कैसे बनते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाता है इंसान। और केमिकल रिएक्शन कैसी होती हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है। जिसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। और फिजिकल चेंज जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती, ना ही न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट होती। सब्सटेंस सेम रहता है, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होती है। तो दैट इज बेसिक अबाउट द, हमने बताया जो आपके जितने भी सब्सटेंस हैं, जो मैटर है, जो हमारे नेचर में हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। तो मैटर कौन था बेटा? हमने पहले भी बताया था आपको कि द सब्सटेंस which we can feel, which has mass, which can occupy space, which has the mass which can occupy space, which can be felt easily, that called the matter, उसे आप matter कहते हैं। तो anything which is present around us in the form of the solid, liquid or the gas, which has the mass, which can occupy space, which can be felt, that everything is the matter, वो सभी matter है। तो matter, solid, liquid, gas तीनों स्टेट में आपके एग्जिस्ट कर जाता है। उसके बाद हमने बताया था तीनों स्टेट में तो एग्जिस्ट करता है, तो उसमें जो आपके डिफरेंट मैटर होंगे उनके अंदर या तो जो छोटे से छोटा जो पार्टिकल होगा, सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल, वो या तो एटम होगा या वो मॉलिक्यूल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका अब क्या आ गया कि जो मैटर होता है, कोई आपसे पूछे कि मैटर के अंदर छोटे से छोटा पार्टिकल कौन है, तो आप क्या कहेंगे? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द मैटर दैट मे इधर बी द एटम और द मॉलिक्यूल। वो आपका एटम भी हो सकता है, वो आपके मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ये चीज आप ध्यान रखें, छोटे से छोटी चीज वो आपकी मैटर भी हो सकती है और वो आपकी मॉलिक्यूल भी हो सकती है। और वैसे पूछे छोटे से छोटा जो पार्टिकल है वो कौन है? वो आपका एटम है। बेटा कौन है? वो एटम। एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते। एटम कैसा सब्सटेंस है बेटा? जैसे अभी ये डेफिनेशन है, देखो आपके सामने, एटम आर दी क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट वी कैन नॉट ब्रेक डाउन बाय द केमिकल चेन, जिसको हम केमिकल चेन से ब्रेक नहीं कर सकते। बोलो एटम को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? अभी तो आपने आपको बताया, एटम को सिर्फ आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इट कैन ओनली बी ब्रोकन बाय द न्यूक्लियर चेंज। हमने बताया था ना कि न्यू एलिमेंट कैसे बनते हैं? न्यू एलिमेंट तभी तो बनेगा जब उसका न्यूक्लियस ब्रेक होगा। जब उसका न्यूक्लियस ब्रेक होगा तभी न्यू एलिमेंट बनेगा। अदरवाइज अगर हम ये चाहते हैं कि वो सब्सटेंस सेम रहे, फॉर एग्जाम्पल आप नीचे देखेंगे, अभी आप यहाँ पे ध्यान देना, बेटा डेफिनेशन क्या बनी अब एटम की? तो एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर दैट वी कैन नॉट ब्रेक डाउन फर्दर बाय द केमिकल रिएक्शंस, जिनको हम केमिकल रिएक्शन से ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी चीज जो यहाँ पे हमने लिख नहीं रखी, वो आपसे ये पूछ सकते हैं तो फिर आप एटम को ब्रेक कैसे कर सकते हैं? तो अभी मैंने आपको समझाया कि एटम को आप ब्रेक सिर्फ एक ही टाइप की रिएक्शन से कर सकते हैं, वो होती है आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस। आप उसका जवाब क्या देंगे कि द एटम कैन बी ब्रेक ओनली बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन। फिर आपसे पूछेंगे कि जब आपने ब्रेक कर दिया फिर क्या होगा? क्या वो एटम सेम रहेगा? नो, आप ये कहेंगे कोई नए टाइप का एटम बन जाएगा, वो उसी सेम एलिमेंट का नहीं रहेगा, कोई नए टाइप का एटम बन जाएगा। न्यू एलिमेंट्स विल बी फॉर्म्ड, न्यू एलिमेंट्स फिर आपके बन जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो अब हम इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया, दैट इज द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट कौन होते हैं? जैसे आप ध्यान से देखें, फर्स्ट डायग्राम के अंदर देखें, वी हैव द सोडियम। देखो हमारे पास ये सोडियम है। तो आप क्या करें, इस सोडियम को जब भी आप देखो ब्रेक करें, आप देखो इसके कितने भी पार्ट कर दें, ऐसे यहाँ से कट कर दें, यहाँ से कट कर दें, कहीं से भी कर दें, छोटे से छोटा जो इसके अंदर पार्टिकल होगा दैट इज द एटम, और वो आपका सोडियम एटम ही होगा। दैट विल बी द सोडियम एटम। तो सोडियम इज मेड अप ऑफ ओनली द सोडियम एटम। इसके अंदर ये नहीं कोई दूसरा एटम आ जाएगा। द सोडियम हैज ओनली द वन टाइप ऑफ एटम दैट इज द बोलो कौन? दैट इज द सोडियम। वो सोडियम के एटम होंगे। क्लियर हो गया? सो ये जो आपका एलिमेंट है, बोलो कौन हो गया? ये आपका एलिमेंट। क्लियर हो गया? तो एलिमेंट एक ऐसी स्पीसी होती है
देखो अगर हम अब बात करें कि व्हाट इज एलिमेंट, कोई आपसे ये पूछ ले कि आप एलिमेंट किसे कहेंगे, तो एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसको और स्मॉलर पार्टिकल से आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप उसको और स्मॉल पार्टिकल से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। कि आप ये कह दें कि आपके पास देखो यहाँ पे प्रोटॉन है, आपके पास देखो ये न्यूट्रॉन है, आपके पास मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए आपके पास अलग कंटेनर में, आप ये कह दें कि हमने ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को लिया, इनको मिक्सअप कर दिया और हमारे पास एक नया एलिमेंट बन गया। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। सिमिलरली आपके पास एलिमेंट, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने देखो हमने जो एलिमेंट था उसको देखो ब्रेक कर दिया और उसके अंदर से देखो दीज आर दी सम प्रोटॉन्स, दीज आर सम न्यूट्रॉन्स, दीज आर सम इलेक्ट्रॉन, देखो हमने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एटम क्या है? एटम इज द सब्सटेंस which can neither be synthesized from the smaller particle like the protons, neutron, electrons, nor it can be broken down into the smaller species like the protons, neutrons or the electron। तो एलिमेंट एक ऐसी स्पीसी होती है जिसको ना तो आप फर्दर ब्रेक कर सकते हैं और छोटे पार्टिकल्स में लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स में, ना ही आप इनको छोटे छोटे पार्टिकल से सिंथेसाइज कर सकते हैं लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से आप इसको सिंथेसाइज भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को आप एलिमेंट कहते हैं। तो हाउ विल यू डिफाइन द टर्म एलिमेंट? कि the substance which can neither be broken into the smaller subatomic particles nor it can be synthesized from the smaller particles, so that is called as the element। आप उसे एलिमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा ना यहाँ पे एग्जांपल जो भी हम आपको बता रहे थे, आपके पास देखो बेटा यहाँ पे ये सोडियम का पीस है, यहाँ पे दैट इज अ सोडियम पीस। देखो यहाँ पे वॉच ग्लास के अंदर आपने इसको कितना भी आप कट कर दें, आप इसको कट करें, छोटे से छोटा पीस बना दें और छोटे से छोटा पीस बना दें, फिर भी आपके पास आपको मिलेगा क्या? आखिर में आपको सिर्फ और सिर्फ सोडियम एटम ही मिलेंगे। सो व्हाट इज दैट? हियर सोडियम इज द एलिमेंट, इसीलिए हम कहेंगे सोडियम इज ए एलिमेंट, वो एक एलिमेंट है। सिमिलरली नेक्स्ट वन को देखें, आपके पास यहाँ पे कार्बन है, आप इसको कितना भी ब्रेक कर दें, इसको पाउडर फॉर्म में कर दें, आप इसको क्रश कर दें, बिल्कुल पाउडर फॉर्म बना दें, पाउडर फॉर्म के अंदर भी बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल आप उठा लें, अलग कर दें, उसके अंदर भी क्या होगा? उसके अंदर भी सिर्फ कार्बन के ही एटम होंगे। सो इट इज ए एलिमेंट। तो वो एलिमेंट है, आप इसको और स्मॉलर चीजों में ब्रेक नहीं कर सकते ना। हमने वही तो अभी आपको डेफिनेशन बताई थी। किसी भी सब्सटेंस को आप एलिमेंट कब कहेंगे? आपने सोडियम को एलिमेंट क्यों कहा? आपने कार्बन को एलिमेंट क्यों कहा? डेफिनेशन के बेसिस के ऊपर, क्योंकि हमने डेफिनेशन आपको क्या दी एलिमेंट की? क्या थी डेफिनेशन बताओ? द सब्सटेंस विच कैन not be broken down into the smaller particles nor it can be synthesized from the smaller particles, so that is the element। आप उसे एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वन एग्जांपल आप देख सकते हैं सल्फर। सल्फर को देखो पाउडर फॉर्म में बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल आप उठा ले यहाँ से, वो भी कौन होगा? वो भी सल्फर एटम होंगे, उसके अंदर भी कोई और नहीं होगा। सो सल्फर इज द एलिमेंट। सल्फर भी बेटा क्या है? एक एलिमेंट है। दूसरी चीज आपने क्या देखी कि जितने भी जो एलिमेंट होते हैं इनके अंदर जो एटम होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका यहाँ पे ये आ गया, एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली द वन काइंड ऑफ एटम। आपसे पूछ लें क्या किसी एलिमेंट के अंदर एक से ज्यादा काइंड के एटम हो सकते हैं? नो, ऑल एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। उसके अंदर एक ही तरह के एटम्स होंगे। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए बेटा देखो यहाँ पे सोडियम था तो इसमें सिर्फ सोडियम के ही एटम मिलेंगे। नेक्स्ट वन देखो बेटा कार्बन का था तो इसमें सिर्फ कार्बन के ही एटम मिलेंगे। देखो नेक्स्ट वन ये यहाँ पे सल्फर का था तो इसमें सिर्फ सल्फर के एटम मिलेंगे। तो यही हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखी, द एलिमेंट्स all the elements which are shown above like the sodium, carbon or the sulfur, all are different। ये सारे के सारे डिफरेंट है बिकॉज देयर एटम्स आर डिफरेंट, क्योंकि इनके अंदर जो एटम है वो डिफरेंट है। आपके जो सोडियम का पीस है उसमें सिर्फ सोडियम एटम है, कार्बन एटम्स हैं, सल्फर का जो पाउडर उसमें सिर्फ सल्फर एटम्स हैं। क्योंकि इनके एटम्स डिफरेंट हैं तो इसलिए एलिमेंट ये आपके डिफरेंट है। तो द एलिमेंट्स अबव आर डिफरेंट, ये सारे एलिमेंट डिफरेंट है क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है। अगर इनके अंदर एटम एक जैसे होते, जैसे पहले वाले के अंदर भी सोडियम एटम होते, दूसरा ब्लैक दिख रहा है उसमें भी सोडियम एटम होते, नेक्स्ट वाले में भी सोडियम एटम होते, तो हम कहते हैं ऑल आर द सेम एलिमेंट, सभी सेम एलिमेंट है। तो हमने आइडेंटिफिकेशन कैसे की एलिमेंट की कि किसी भी सब्सटेंस को आप एलिमेंट कब कहेंगे? अगर उसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम है तो आप कहेंगे दैट इज द एलिमेंट, दैट इज द एलिमेंट। अगर उसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम ना दिखे तो आप क्या कहेंगे? दिस इज नॉट द एलिमेंट, वो एलिमेंट नहीं है। आगे बात समझिए, उसमें एक ही तरह के एटम दिखने चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं, देखो H2O, बेटा ध्यान से देखना, H2O, आप ये बताओ क्या इसके अंदर एक ही तरह के एटम है? एक ही तरह के क्या इसमें एटम है? आप कहेंगे नो, इसके अंदर तो देखो ऑक्सीजन एटम भी है, इसके अंदर तो देखो हाइड्रोजन एटम भी है, तो ये आपका एलिमेंट नहीं है, ये आपका एलिमेंट नहीं है, दिस इज नॉट द एलिमेंट।
क्योंकि उसमें एक ही तरह के एटम होंगे। फिर देखो अभी जैसे आपने पूछा कि आप हमें ये बताएं क्या ये एलिमेंट है H2। देखो ये एग्जिस्टेंस है, हाइड्रोजन इज ए एलिमेंट, इसमें एक ही तरह का एलिमेंट है, वो सिर्फ H है, बिल्कुल ठीक है। तो H है, लेकिन ये एग्जिस्टेंस की बात आ जाती है यहाँ पे। जो भी आपने मेरे से बात पूछी कि देखो आप ये कहेंगे कि सर ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी जो आपने बताया कि उसमें एक ही तरह के एटम होने चाहिए, तो हमने आपने जो एग्जांपल दिया अभी वाटर का, तो हम उस बात को तो अच्छे से समझ गए कि इसके अंदर एक तरह के आपके एटम नहीं है, इसमें एक H है एक O है, सो ये एलिमेंट नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपने एग्जांपल दिया H2, इसमें तो देखो एक ही तरह के आपके पास एटम है, HH ही होंगे इसमें, लेकिन ये आपका अकेला नहीं है, एलोन नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब जब एक से ज्यादा एटम इकट्ठे हो जाते हैं, बिकॉज देयर आर 2H, सो दैट इज द मोलिक्यूल। अब ये मोलिक्यूल है, अब ये एटम नहीं है, ये ध्यान रखें, ये अब एटम नहीं है, लेकिन इस H2 के अंदर एटम एक जैसे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 2H है, तो इसमें एलिमेंट कौन हुआ, दैट इज द H, दैट इज द H, H इज द एलिमेंट। लेकिन एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, इट एग्जिस्ट इन द मोलिकुलर स्टेट। ये एटॉमिक फॉर्म में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नो, इट इज प्रेजेंट इन द मोलिकुलर स्टेट। अगर अकेला दिखता, मान लीजिए H है, तो आप कहेंगे दैट इज द एटॉमिक स्टेट, ये अकेला है, दैट इज द एटॉमिक स्टेट। देखो जो अकेला दिखे दैट इज द एटॉमिक स्टेट, और जब डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन कर जाते हैं, सो दैट इज द मोलिकुलर स्टेट, तो वो उसकी मोलिकुलर स्टेट कहलाती है। आगे बेटा बात समझ, तो ये ध्यान रखना। तो किसी भी एलिमेंट की स्टेट अलग अलग हो सकती है, वो एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो मोलिकुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। नेचर के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनकी एग्जिस्टेंस डिफरेंट फॉर्म में है। जैसे सल्फर, सल्फर बेटा S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया। सोडियम सिर्फ Na की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ये Na2 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हो गया। इन चीजों को आप जरूर, जैसे ऑक्सीजन गैस है जो हम लेते हैं जिंदा रहने के लिए, जो हमारे लिए जरूरी है, वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, O2 की फॉर्म में। आज की डेट तक जो टोटल एलिमेंट है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेटा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आज की डेट तक टोटल देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स बेटा, 118 एलिमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जो लिख रखा है 94, आप यहाँ पे इसकी करेक्शन कर लेना। देखो जो टोटल एलिमेंट्स हैं जो आगे हम बताएंगे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 91 एलिमेंट्स बेटा ऐसे हैं जो कि आपके नेचुरल हैं, वो आपके नेचुरल हैं। वैसे तो एटॉमिक नंबर 1 से 92 एक पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें एलिमेंटों के, आप जब भी अपनी केमिस्ट्री की बुक खोलते हैं तो वहां पे एक टेबल देखेंगे जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के नाम हैं। उनमें सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जिसे टेक्नीशियम बोलते हैं, जिसको देखो आपको TC लिखा मिलेगा और SA43 लिखा मिलेगा, उसका एटॉमिक नंबर होता है। अभी हम बताएंगे आपको ये क्या क्या चीजें होती हैं। तो यही एक सिंथेटिक है, अदरवाइज एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 92 तक ऑल आर नेचुरल, सिर्फ इसको छोड़ के। बेटा कौन है ये, TC, टेक्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 43 है। तो इसी बेसिस पे मैंने कहा कि 91 एलिमेंट्स आपके नेचुरल है, 94 नेचुरल नहीं है आपके। ये तो चीज है जो मैंने आपको बताया, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर हो गया बेटा यहां तक। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट, उसे आप सिंबल कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड दैट इज अ सिंबल। तो हाउ विल यू डिफाइन द टर्म सिंबल, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स सिंबल, वो उसका सिंबल कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो H से आप रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, H से। उसके बाद फॉर एग्जांपल हीलियम, हीलियम को बेटा आप रिप्रेजेंट करेंगे HE से। H कैपिटल होगा और E स्मॉल होगा। देखो कुछ एलिमेंट बेटा ऐसे होंगे जिसको सिर्फ एक ही लेटर से आप रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को आपने सिर्फ H से रिप्रेजेंट किया। कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिसको आप रिप्रेजेंट एक से ज्यादा लेटर से करेंगे, लेकिन जब आप एक से ज्यादा लेटर लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर विल बी द कैपिटल और सेकंड विल बी द ऑलवेज स्मॉल। ये ध्यान रखें, फर्स्ट कैपिटल लिखना है, सेकंड स्मॉल, आप दोनों को स्मॉल नहीं लिखेंगे, फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल। सो द रिप्रेजेंटेशन, देखो डेफिनेशन क्या बनी, हाउ विल यू डिफाइन द टर्म सिंबल, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स सिंबल। देखो मैंने फिर बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। हमने अभी ऊपर देखा था ना, जैसे सोडियम का एक पीस था, उसमें छोटे छोटे आपने पीस किए, वो क्या थे, डिफरेंट 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 डिफरेंट, दीज आर दी एटम। सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर डिफरेंट क्या है, एटम्स है। एटम 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 एटम, ऐसे एटम है, ऐसे एटम है।
तो छोटे से छोटा जो पार्टिकल होता है उसके अंदर, दैट इज द एटम। उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप एटम कहते हैं। सो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करें? हाइड्रोजन के एटम को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाइड्रोजन एलिमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एच से। हीलियम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एच ई से। बेटा उसके बाद जैसे लिथियम आता है एल आई से, देखो एल कैपिटल आई स्मॉल है, इसको लिथियम कहते हैं, लिथियम की रिप्रेजेंटेशन ऐसी है। उसके बाद जैसे बेरिलियम है बेटा, उसको बी कैपिटल और ई स्मॉल कर देंगे, इसे बेरिलियम की रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। उसके बाद जैसे बोरोन आता है, बी से लिखते हैं सिर्फ बोरोन को। उसके बाद जैसे कार्बन आएगा उसको सिर्फ सी से लिखेंगे। उसके बाद जैसे नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन को सिर्फ एन से लिखेंगे। ऑक्सीजन की रिप्रेजेंटेशन बेटा ओ है। फ्लोरीन की बेटा रिप्रेजेंटेशन एफ है। उसके बाद नियोन की रिप्रेजेंटेशन बेटा एन ई है, एन कैपिटल और ई स्मॉल है। तो इस टाइप से बेटा ये रिप्रेजेंटेशन कहलाती है, दीज आर दी रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद जैसे सोडियम है, सोडियम की रिप्रेजेंटेशन बेटा एन ए है, देखो यहाँ पे एन कैपिटल और ए स्मॉल है, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम, इसे सिंबल कहते हैं। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ ए एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स सिंबल, उसको उसका सिंबल कहा जाता है। सल्फर को बेटा देखो हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं बेटा, देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच आर नेम्ड आफ्टर द पीपल हु डिस्कवर्ड देम। कुछ के जो नाम है कुछ ऐसे हैं जो साइंटिस्ट के बेसिस के ऊपर है कि किस साइंटिस्ट ने किस एलिमेंट को डिस्कवर किया, उसके बेसिस के ऊपर बेटा उसका नाम रखा गया है। आप बड़े ध्यान से देखें, कुछ चीजें आपने देखा होगा कि देखो दिस पेंटिंग, देखो आपको पेंटिंग दिख रही है, दिस पेंटिंग शोज हेनिंग ब्रांड who discovered the element phosphorus in 1669, it glows in dark। आपने देखा भी है फास्फोरिसेंट आपकी क्या आती है बेटा, आपके देखो घरों में जो ट्यूब्स होती है ना वो तो होती है फ्लोरिसेंट ट्यूब्स, फ्लोरिसेंट ट्यूब्स। लेकिन फास्फोरिसेंट सब्सटेंस आपने देखा ना जो डिस्प्ले की फॉर्म में यूज करते हैं, काफी जो शॉप होती हैं उन शॉप के बाहर आपने क्या देखा है कि एक डिस्प्ले लगा देते हैं, वो आपके शॉप का नाम लिख देते हैं वहां पे, कुछ भी जो उसका नाम है। जैसे आपका नाम है, आप अपने घर के बाहर आप नेम प्लेट लगाना चाहते हैं, जो आपका नेम लिख के वहां पे कोटिंग कर देते हैं फास्फोरस की, फास्फोरिसेंट कंपाउंड की, फास्फोरस रिलेटेड कंपाउंड की। वो क्या करते हैं, वो दिन में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और बाद में वो धीरे 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 इमिट करते रहते हैं, ग्लोइंग होती है उसके अंदर, रात को अंधेरे में वो ग्लो करते हैं। तो यही हमने लिखा है कि इट ग्लोज इन डार्क, जो फास्फोरस होता है एलिमेंट, इट ग्लोज इन डार्क। क्लियर हो गया बेटा आपको यहाँ पे? तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि एटम किसे कहते हैं, व्हाट इज द एटम, फिर हमने देखा व्हाट इज द एलिमेंट, फिर हमने देखा हाउ विल यू डिफाइन द टर्म सिंबल, और रिप्रेजेंटेशन भी देखी हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की। बेटा ये अब आपके सामने है एक टेबल जिसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल, दैट इज द पीरियोडिक टेबल। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे बनाई गई, क्या क्या डिफरेंट ट्रेंड्स आए, पहले किस साइंटिस्ट ने क्या बताया, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो फिलहाल एट प्रेजेंट जो टेबल यूज की जाती है, जो हमें याद रखनी होती है, दैट इज द प्रेजेंट टेबल, दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज द बोहर्स टेबल। ये डिफरेंट इसके नेम है, इसे आप बोहर्स टेबल भी कह देते हैं क्योंकि बोहर साइंटिस्ट के जो पॉइंट्स थे उनको ध्यान में रखते हुए टेबल सिंथेसाइज की गई थी। इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट आपकी हॉरिजॉन्टल रोज हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं, इसके अंदर आपको दिख रहे हैं। देखो ऊपर से नीचे जाएं, दीज आर कॉल्ड एज द वर्टिकल कॉलम्स। आप इसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल रोज। तो आपके जो वर्टिकल जो कॉलम होते हैं, देखो ऊपर से नीचे आप देखें टोटल दीज आर 18, ये टोटल बेटा 18 होते हैं। अगर आप काउंटिंग भी करेंगे ना, देखो फर्स्ट, सेकंड, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and the 18. These are the 18 column, 18 vertical columns. These are called as the period. कोई आपसे पूछे how will you define the term period, ऐसे एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, how will you define the term period, तो आप क्या कैसे लिखेंगे, आप बताएंगे the vertical columns। सिंपली आपको क्या लिखना होता है, द वर्टिकल कॉलम्स, द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज द पीरियड। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं अपने पीरियड्स कहते हैं, अपने बेटा क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड एज द पीरियड्स। क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं, दीज आर दी हॉरिजॉन्टल, दीज आर दी हॉरिजॉन्टल रोज। जो हॉरिजॉन्टल आपकी रोज होती है, देखो यहाँ से यहाँ पे देखो, ये हॉरिजॉन्टल जो आपकी रोज होती है, दीज आर कॉल्ड एज द पीरियड। जैसे फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट पीरियड है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, देखो दैट इज द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसे एक चीज और आपको बता दें, दिस इज कॉल्ड एज द रघु एलिमेंट। बेटा इसको रघु एलिमेंट कहते हैं, इसे चोर एलिमेंट कहते हैं। व्हाई? बिकॉज इट हैज नो पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। इसको कोई पोजीशन ही नहीं मिली पीरियोडिक टेबल के अंदर, बट जस्ट टू मेंटेन
टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द पीरियोडिक टेबल, इसको एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखा गया है। जस्ट टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द पीरियोडिक टेबल, इट इज जस्ट प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसको टॉप के ऊपर रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, देखो ये जो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, दैट इज द फर्स्ट पीरियड लिख रखा है ना बेटा यहाँ पे, देखो फर्स्ट पीरियड, उसके बाद देखो ये सेकंड पीरियड, देखो जो आप चलते हैं दैट इज द पीरियड, उसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड पीरियड, लेफ्ट टू राइट जो आप चलते हैं दैट इज द पीरियड। तो द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज द periods and the vertical columns are called as the groups are 18 in number, जैसे अभी हमने काउंटिंग की थी 1 से 18 तक, और जो periods होते हैं these are 7 in number। आप काउंटिंग भी देख रहे हैं 1 2 3 फिर 4, ये 5 6 7 and 6 7, these total 7, these are the, बोलो कौन है, these all are the periods। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है बेटा यहाँ पे, जो हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई है किस लिए बनाई गई थी। जो ऊपर जो अभी हमने ये पूरी पीरियोडिक टेबल देख ली, इसको मैंने डिफरेंट नेम भी आपको बताया, इसको आप याद कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था बताओ शाबाश जल्दी से। इसे बोहर्स टेबल भी कहते हैं, क्योंकि बोहर जो साइंटिस्ट था उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए ही इसको डिजाइन किया गया है। इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, क्योंकि नाउ डेज दैट पीरियोडिक टेबल इन बीइंग यूज्ड, इसी को यूज करते हुए ही हम डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये जो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर आपके डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। बोलो किसको अरेंज किया गया है, डिफरेंट एलिमेंट्स को। देखो अब हम डिफरेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, वो हम आपको डिस्कस करेंगे आपके सामने। सो द टेबल अबो इज द, बेटा कौन सी टेबल है, दैट इज द पीरियोडिक टेबल। देखो ये पीरियोडिक टेबल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे हमें क्या किया गया है, इट इज द वे टू अरेंज द एलिमेंट टू शो देयर पैटर्न। देखो पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, देयर आर सम एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर नियर अबाउट टू ईच अदर, उनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज है। उन सभी एलिमेंट्स को एक आपके वर्टिकल कॉलम्स के अंदर लगा दिया गया। जैसे ये ग्रुप नंबर देखो बेटा 1 है, इसके अंदर इनको अरेंज कर दिया गया। नेक्स्ट जो आपका ये वर्टिकल कॉलम, इसमें वो सारे एलिमेंट आपके अरेंज किए गए जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है। क्लियर हो गया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इट इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक टेबल एंड इट इज यूज्ड टू अरेंज द एलिमेंट टू शो देयर पैटर्न। अपनी पैटर्न, पैटर्न का मतलब अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कोई एटम है उसका साइज क्या है उसके बारे में बताने के लिए। तो मीन्स एंड सो ऑन, डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, किस तरह की वो रिएक्शन शो करेंगे। तो उनके उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपकी पीरियोडिक टेबल बनाई गई है यहाँ पे। सो इट इज द वे, पीरियोडिक टेबल एक वे है जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, और अरेंज भी कुछ इस टाइप से करते हैं सो दैट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज मस्ट बी केप्ट टुगेदर, ताकि हम उनको इकट्ठा रख पाए। तो जो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, उनको एक लाइन में रख दिया गया, उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया गया, एक वर्टिकल कॉलम के अंदर रख दिया गया। ऐसे सेकंड वर्टिकल कॉलम बनाया गया, ऐसे थर्ड वर्टिकल कॉलम बनाया गया, ऐसे टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए हैं जिसे आप ग्रुप्स कहते हैं। क्लियर हो गया। सो दैट इज द बेसिक थीम। आपसे कोई पूछे पीरियोडिक टेबल का थीम ही क्या है, इसको बनाया ही क्यों, इन एलिमेंट को जो रखे हुए हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ये ऐसे रखे ही कैसे हैं, इसके पीछे क्या बेस था। तो बेस क्या था, ताकि हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सके ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ताकि एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज मस्ट बी केप्ट एट वन प्लेस, उनको एक जगह हम रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, इट गिव्स द नेम एंड द सिंबल फॉर द एलिमेंट्स। आप जो हर एलिमेंट है उसका एक सिंबल है। पीरियोडिक टेबल में जब भी हम एलिमेंट को लिखते हैं तो उनको हम उनके सिंबल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करेंगे एंड सो ऑन, डिफरेंट एलिमेंट्स आपको ऊपर दिख रहे हैं। और पीरियोडिक टेबल में बेटा क्या क्या दिखाई देंगे, द कॉलम एंड द रोज। आपको क्या दिखाई देंगे, वर्टिकल कॉलम्स दिखाई देंगे और हॉरिजॉन्टल रोज होती है। बेटा कोई आपसे पूछ ले कॉलम कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, देखो ये भी तो बात ध्यान रखने की आपके लिए। तो कॉलम्स हमेशा वर्टिकल होते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। दीज आर द कॉलम, कॉलम्स आर वर्टिकल और उन्हें पीरियड्स कहते हैं। और रोज आर हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट। द कॉलम्स एंड रोज आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको देखने को मिलती है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। उसके बाद जो आपकी रोज है, जिसे हमने हॉरिजॉन्टल रोज कहा था, ये टोटल बेटा कितने पीरियड्स होते हैं, 1 to 7, 7 पीरियड्स होते हैं बेटा टोटल। देयर आर टोटल 7 पीरियड्स। उसके बाद हर पीरियड में अलग अलग एलिमेंट होते हैं, हर पीरियड के अंदर अलग अलग एलिमेंट होते हैं। और ये अरेंज क्यों किए गए, ऐसा क्यों हुआ कि भाई किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, अगर देखो बेटा आप यहाँ पे देखेंगे ना, देखो हम आपको बताएं, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखेंगे आप एक चीज को। बेटा आप यहाँ पे देखो, देखो ऊपर जो आपका सबसे फर्स्ट पीरियड है,
आप यहाँ पे देखें इस फर्स्ट पीरियड के अंदर, फर्स्ट पीरियड में देखें आप, आपको कौन सा एलिमेंट दिख रहा है? देखो इस कॉर्नर पे तो देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आपका एलिमेंट, ये इस कॉर्नर के ऊपर ही हम रख देते हैं बेटा, यहीं पे रख देते हैं H को ऐसे, ठीक हो गया। तो ये जो फर्स्ट पीरियड है इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन और सेकंड बेटा कौन है? He, हीलियम है। सेकंड पीरियड में आप देखेंगे देखो इधर लिथियम है, उसके बाद Be बेरिलियम है बेटा, उसके बाद बोरॉन है, फिर C कार्बन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, F फ्लोरीन, N नियोन, सिर्फ 8 एलिमेंट है। ऐसा क्यों है? इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, कंप्लीट आपको समझाया जाएगा। एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन जब हम करेंगे तो उसके बाद आप सारी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर हो गया? ये पूरी की पूरी इसके पीछे बेटा बेस है कि व्हाई द फर्स्ट पीरियड हैज ओनली 2 एलिमेंट, व्हाई द सेकंड एंड द थर्ड पीरियड हैज 8 एलिमेंट, इनके अंदर सिर्फ 8 एलिमेंट है, ऐसा क्यों है वो आगे जाके आपको समझा दिया जाएगा। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा अगला पॉइंट, इसके अंदर आप देखें नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपकी जो पीरियोडिक टेबल है बेटा, इसके अंदर आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स भी मिलते हैं। देखो सबसे पहले बेटा जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। शुरू में जब पीरियोडिक टेबल जिस साइंटिस्ट ने बनाई, जिसका नाम लेवोसियर था, उसने सिर्फ क्या किया था कि जितने भी एलिमेंट्स थे ना उसको दो ही पार्ट में डिवाइड किया था। देखो ऐसा कहा दीज आर दी एलिमेंट, दीज आर दी मेटल्स, और ये कह दिया दीज आर अदर एलिमेंट, दीज आर दी नॉन मेटल्स, सिंपली बस ऐसे ही। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस पूरी पीरियोडिक टेबल को जब डिफरेंट एलिमेंट को जब इसके अंदर अरेंज किया गया, इसके अंदर भी आपके मेटल्स भी हैं और इसके अंदर भी नॉन मेटल्स भी हैं। लेकिन वो क्यों हैं उनकी भी फुल एक्सप्लेनेशन है बेटा, कि कैसे हम किस एलिमेंट को मेटल या किस एलिमेंट को नॉन मेटल हम कह सकते हैं। लेकिन आपके जो ये पूरी पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर मेटल आपके बेटा कहाँ पे मिलते हैं? देखो जो ये लेफ्ट साइड है ना आपकी पीरियोडिक टेबल की, देखो ये लेफ्ट साइड, इधर बेटा आपके मेटल्स मिलेंगे, और जो राइट साइड है ना बेटा, यहाँ पे आपके नॉन मेटल्स मिलेंगे बेटा, नॉन मेटल्स, इधर आपके नॉन मेटल्स मिलेंगे। आपके क्या मिलेंगे बेटा? यहाँ पे नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल, और लेफ्ट साइड में मैंने क्या बताया आपके कौन मिलेंगे? यहाँ पे मेटल्स। और इनके बीच में देखो ये जो जिगजैग लाइन, देखो यहाँ पे जो जिगजैग लाइन रेड कलर से, देखो ये जो जिगजैग लाइन लगा रखी है, ये बाउंड्री लाइन है। ये क्या है बेटा? बाउंड्री लाइन। और जो बाउंड्री लाइन यहाँ पे बना दी, और यहाँ पे जो और एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, देखो मेटल हो गए, नॉन मेटल, और इनके बीच की जो प्रॉपर्टीज दिखाएंगे वो आपके सेमी मेटल्स कहलाएंगे, मेटलाइड्स कहलाएंगे। आपके क्या कहलाएंगे बेटा? दीज कॉल्ड एज द मेटलाइड्स। तो यही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा था बेटा लास्ट में जाके, कि लुक एट द जिगजैग लाइन जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, इट सेपरेट द मेटल एंड द नॉन मेटल्स। वो मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट कर रहे थे। लेकिन हमने आपको कुछ आगे बातें ऐसी भी होती है बेटा जो हमें थोड़ी क्रैम भी करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज द नॉन मेटल, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन इज द नॉन मेटल। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद बेटा अब हम बात करेंगे अपने कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में, कि व्हाट आर दी कंपाउंड्स, व्हाट आर दी मिक्सचर। अभी तक हमने आपको सिर्फ क्या बताया? शुरू में हमने आपको बताया कि आपके पास जितने भी नेचर में जो भी चीज प्रेजेंट होती है उसे आप मैटर कहते हैं। तो एनीथिंग which is present in the nature, in the solid, liquid or the gaseous state, which is the mass, which can occupy space, which can be felt, that is the matter, and it present in solid, liquid or the gaseous state, ऐसा हमने बताया था। उसके बाद आपके नेचर के अंदर जो आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट के अंदर जो प्रेजेंट है, अब हमने नेचर के अंदर डिफरेंट टाइप के चेंजेस देखे। वो चेंजेस आपके फिजिकल, केमिकल और द न्यूक्लियर चेंजेस हो सकते हैं, और उन्हीं बेसिस के ऊपर हमें हमारी कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। अगर हमारा कंपाउंड सेम रहे, उसकी सिर्फ स्टेट चेंज हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो हमने बेटा क्या बताया था? वो कैसा चेंज था? फिजिकल चेंज। अगर आपके डिफरेंट आपके एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और नए कंपाउंड बना देते हैं, उन कंपाउंड के अंदर एलिमेंट वही दिखाई देंगे, जैसे H2+O2 मींस H और O, आगे वाटर H2O में H और O ही दिख रहे हैं, सो दैट इज द कंपाउंड। वो आपकी केमिकल चेंज कहलाता है। जिसमें नए कंपाउंड बनते हैं वो केमिकल चेंज, जिसमें नए कंपाउंड नहीं बनते वही पुराना कंपाउंड रहता है, स्टेट चेंज होती है, फिजिकल चेंज। नए कंपाउंड बनते हैं, नए कंपाउंड बनते हैं, केमिकल चेंज। नए एलिमेंट बनते हैं, न्यूक्लियर चेंज। न्यूक्लियर चेंज न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट होगी, केमिकल चेंज इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, और ना इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो ना न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट हो, वो फिजिकल चेंज कहलाता है, जिसमें सिर्फ स्टेट चेंज होती है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कंपाउंड और मिक्सचर की। किसकी बात करेंगे? कंपाउंड्स की और मिक्सचर की। कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड एटम से मिलके बनता है। कंपाउंड किससे बनेगा बेटा? एटम से मिलके।
आपके डिफरेंट मोलिक्यूल्स की रिएक्शन से बनता है। तो एटम्स के बीच रिएक्शन हो जाए तो भी कंपाउंड बन सकता है, मोलिक्यूल्स के बीच रिएक्शन हो जाए तो भी कंपाउंड बन जाता है। तो कंपाउंड के अंदर होगा क्या, कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एटम्स होंगे जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर कंबाइन करते हैं, ऐसे नहीं। फॉर एग्जांपल अभी हमने बेटा आज आपको बताया था ना वाटर, उसका फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि हमने बार बार लिखा आपके सामने H2O। आप ये बताएं, आपके पास चाहे कोई भी वाटर हो, कहीं से वाटर हो, आपके गिलास में वाटर है, आपके पास हैंडपंप का वाटर, आपके पास रिवर वाटर, आपके पास रेन वाटर है, कोई भी वाटर आप डिफरेंट डिफरेंट गिलासेस में रख दें, उसका फार्मूला कोई आपसे पूछेगा तो बेटा आप उसका फार्मूला H2 ही बताते हैं। तो मीन्स द फार्मूला ऑफ द वाटर रिमेन H2O, बट मे बी देयर ओरिजिन, उसका ओरिजिन कोई भी क्यों ना हो, वो कहीं से भी आप लेके क्यों ना आए हो, उसका फार्मूला H2O ही रहेगा। उसके अंदर दो ही H रहेंगे, एक ही O रहेगा। मीन्स जो रेशियो होगी डिफरेंट एटम्स की वाटर के अंदर वो 2:1 ही रहेगी। बाय वेट ले लें, बाय मास ले लें, तो आपकी रेशियो बेटा क्या रही, 2:1, दो ही H होंगे, एक ही O होगा। सो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर आपको क्या दिखाई दे, जो एलिमेंट है आपस में कंबाइन कर गए इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, इन द फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर जाते हैं तो आप उन्हें कंपाउंड कहते हैं। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड। सो व्हाट इज द कंपाउंड, देखो ये कंपाउंड जो हमने लिखा था, ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर बॉन्डेड टुगेदर, जो आपस में बॉन्डेड कर गए, आपस में जुड़ गए, लेकिन कैसे, इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ऐसे नहीं कि कैसे भी जुड़ गए, नो, आपस में कंबाइन कर गए, लेकिन कंबाइन कैसे करें, इन द फिक्स्ड रेशियो। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड। तो व्हाट इज द कंपाउंड, द substance in which the atoms of the different elements bonded together in the fixed ratio by mass is called as the compound। उसे आप कंपाउंड कहते हैं, उसे आप बेटा क्या कहते हैं, कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा मिक्सचर। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया बेटा, मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर होता है कि अगर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें, डिफरेंट कंपाउंड को आपस में मिला दें, बट इन एनी रेशियो, इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में आप उनको आपस में मिक्सअप कर देते हैं, नाउ दैट इज द मिक्सचर, उसे आप मिक्सचर कहते हैं। आगे बात समझ में। लेकिन इसमें होता क्या है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, दैट आर नॉट बॉन्डेड टुगेदर, उनके आपस में बॉन्ड नहीं बना। फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा देखो वाटर आपने ले लिया, ध्यान से देखना बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर है, आप घर में यूज करते हैं, वाटर के अंदर आपका दिल कर गया, आपने इसके अंदर थोड़ा शुगर ऐड कर दिया, देखो शुगर, तो वाटर इज ए कंपाउंड, शुगर इज ए कंपाउंड, बिकॉज शुगर का बेटा फार्मूला ये होता है, देखो C12 H22 O11, ये फार्मूला होता है बेटा। तो बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपके पास वाटर है, उसके बाद हमने शुगर लिखा, बेटा शुगर का फार्मूला होता है C12 H22 O11, C12 H22 O11, सो दैट इज द फार्मूला ऑफ द शुगर। वो बेटा शुगर का फार्मूला होता है। तो व्हाट इज द फार्मूला, C12 H22 O11। क्लियर हो गया बेटा। तो हमने घर पे क्या किया, हमने इन दोनों चीजों को मिक्स कर दिया, लेकिन इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं हुई, वाटर और इसके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं हुई, दे जस्ट, हमने इन दोनों को आपस में सिंपल मिक्स कर दिया, किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिया, नाउ दैट इज द मिक्सचर, अब उसे मिक्सचर कहते हैं। तो व्हाट इज द मिक्सचर, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर एक ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं इन विच द डिफरेंट एलिमेंट्स, द डिफरेंट कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो, इन एनी रेशियो, सो दैट इज कॉल्ड एज द मिक्सचर। क्लियर हो गया। वो आपस में बॉन्डेड नहीं होंगे, वो आपस में क्या नहीं होंगे, वो आपस में बॉन्डेड नहीं होते, सो दैट इज द मिक्सचर। तो दोनों के बीच में बेटा डिफरेंस क्या देखा आपने, देखो H2O क्या है बेटा, H2 इज ए कंपाउंड। नेक्स्ट है शुगर जो हम घर में यूज करते हैं, C12 H22 O11, ये भी क्या है बेटा, दैट इज आल्सो द कंपाउंड। हमने दो कंपाउंड को आपस में मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद इनके बीच में कोई नया बॉन्ड नहीं बना, सिंपली मिक्स कर दिया, किसी भी रेशो में कर दे, कितना भी वाटर ले लें, कितना भी शुगर ले लें, सो दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, वो आपका मिक्सचर कहलाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपके मिक्सचर बेटा दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और द नॉन होमोजीनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस मीन्स जब आपने फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आपने वाटर लिया, वाटर में आपने शुगर ऐड की, आपने उसको शेक किया, मिक्सअप कर दिया, आपके गिलास के अंदर वाटर है, आप उस गिलास के अंदर से वाटर चाहे ऊपर से टेस्ट करें, बीच में से टेस्ट करें, कहीं से भी टेस्ट करें, ऊपर से नीचे तक टेस्ट एक जैसा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे गिलास के अंदर वाटर और शुगर मॉलिक्यूल दे आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली, ऊपर से नीचे तक वो इक्वली प्रेजेंट है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर ऐसा हो जाए वो इक्वली प्रेजेंट ना हो तो वो नॉन होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। तो सिंपली आपको तो यहाँ पे सिर्फ यही देखना था कि व्हाट आर द कंपाउंड, व्हाट आर द मिक्सचर, व्हाट आर द एलिमेंट्स। तो बेटा आप जल्दी से अब हमें ये डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिनेशन बता दें, एटम की डेफिनेशन आप हमें बता दें, कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है वो आप हमें बताएं, मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है वो आप हमें जल्दी से बता दें। बताओ बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, जो सबसे पहले आपके सामने लिखा ही दिख रहा, आप यही बता दें। बोलो क्या लिखेंगे, हाउ विल यू डिफाइन द टर्म कंपाउंड? द सब्सटेंस in which the different atoms of the different elements they are bonded together in the fixed ratio by mass is called as the compound, उसे आप compound कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O आप लिख देंगे, शुगर आप लिख दें C12H22O11, ग्लूकोज लिख सकते हैं C6H12O6, that is the formula of glucose. What is the mixture? बताओ बेटा, how will you define the term mixture? The substance in which the different elements or the compounds that are not bonded to each other and they are present in any ratio that called as the mixture, आप उसे बेटा मिक्सचर कहते हैं। आप उसे क्या कहेंगे बेटा, मिक्सचर। जैसे आपके देखो डिफरेंट क्वेश्चंस है बेटा नीचे, व्हाट इज एन एटम, हाउ विल यू डिफाइन द टर्म एटम? एटम बोलो कौन था? अभी हमने आपको पीछे डेफिनेशन भी बताई थी ना एटम की। देखो अभी आपको डेफिनेशन देखो दोबारा से आपको रिवाइज करवाते चले जाते हैं, आपको बताते चले जाते हैं, आप उस चीज की तरफ बेटा थोड़ा ध्यान देंगे आप, ठीक है। जो मेन है, फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा आपका व्हाट इज एटम, देखो ये रही डेफिनेशन। व्हाट इज एटम बेटा बताओ शाबाश जल्दी से। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर that cannot be break down further by any chemical change is called as the matter, is called as the matter। क्लियर हो गया बेटा? बोलो कैसे डेफिनेशन लिखेंगे आप मैटर की, एटम की? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन फर्दर बाय एनी केमिकल चेंज इज कॉल्ड एज द एटम, आप उसे एटम कहेंगे। क्लियर हो गया? नाउ हाउ विल यू डिफाइन द टर्म मैटर? मैटर बताओ बेटा कैसे डिफाइन करेंगे? एनीथिंग which is present around, which is present around us in the form of the solid, liquid or the gaseous state, which can occupy space, which has mass, which can be felt, that is called as the matter। matter की state कौन सी होती है बेटा? solid, liquid और the gas। changes बताओ बेटा कौन कौन से हो सकते हैं? the physical, chemical और the nuclear change। physical change में बताओ क्या होता है बेटा? only the state will change, the solid into liquid, liquid into gas and vice versa। chemical change में बेटा क्या होता है? the new compounds will be formed, new compounds will be formed। किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है बेटा? electrons are involved during the chemical reactions। nuclear reactions कौन सी होती है बेटा? in which the nucleus is involved। बनते कौन है बेटा उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में? the new elements will be formed because the nucleus is involved। अब ये बताओ बेटा व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट कौन होता है? जैसे आपने देखा पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे देखो ये इसके ऊपर भी लिख रखा है, ये यहाँ पे रॉन्ग है, 94 मैंने बताया 91 एलिमेंट है आपके जो नेचुरल है, अप टू 92 है वैसे तो नेचुरल, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से 92 के बीच में एक एलिमेंट टेक्नीशियम आ जाता है, टी कैपिटल सी स्मॉल, एटॉमिक नंबर 43 है। अभी पीरियोडिक टेबल में भी आप देख सकते थे, जो हमारी पीरियोडिक टेबल थी वो आपका सिंथेटिक एलिमेंट है। तो 91 आपके नेचुरल एलिमेंट होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। मैन मेड एलिमेंट को आप सिंथेटिक एलिमेंट कहते हैं, आपसे कोई पूछ ले तो जो एक एलिमेंट है क्या उसके एटम सेम काइंड के होते हैं? आप कहेंगे यस, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी ऑफ सेम काइंड, वो एक ही तरह के होंगे। अगर कोई सब्सटेंस आपको दे दें और उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के एटम दिखाई दें, कभी कार्बन का एटम, कभी ऑक्सीजन का, तो आप क्या उसको एलिमेंट कह सकते हैं? नो, वो एलिमेंट नहीं है, वो कोई कंपाउंड है, वो कोई मिक्सचर हो सकता है। क्लियर हो गया? तो इस चीज को आप ध्यान रखें। नाउ हाउ विल यू डिफाइन द टर्म एलिमेंट? बताओ बेटा एलिमेंट किसे कहेंगे? द सब्सटेंस which can neither be synthesized from the smaller particles nor it can be broken down into the smaller particles, that is the element, उसे आप एलिमेंट कहेंगे। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक?
तो बेटा नेक्स्ट आपके देखो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज एन एलिमेंट, तो इनको बेटा आप कैसे डिफाइन करेंगे? बताओ व्हाट इज एन एटम, बताओ बेटा शाबाश जल्दी से। एटम कौन है? अभी हमने पीछे डिफाइन किया था कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बोलो कैसा पार्टिकल है ये? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते बाय एनी केमिकल चेंज। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन बाय एनी ऑफ द केमिकल चेंज इज कॉल्ड एज द एटम। How will you define the atom element? The substance which can neither be synthesized from the smaller particles nor it can be broken into the smaller particles called as the element. उसे आप element कहते हैं। Second question बेटा, how many elements occur naturally? कितने एलिमेंट ऐसे हैं बेटा जो नेचुरली अकर होते हैं? मैंने बताया था ना पीछे 94 लिख रखा था, आप यहाँ पे 91 रखेंगे। एक एलिमेंट ऐसा था टेक्नीशियम, एटॉमिक नंबर 43, जो आपका कैसा है? जो आपका एक सिंथेटिक एलिमेंट है। व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल क्या है? The table in which the different elements are arranged in such a way that the elements with similar properties, physical or the chemical properties, are put together, तो आप उससे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल एक ऐसी टेबल है ताकि आप डिफरेंट एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी उनको एक जगह इकट्ठा रख सकें, तो ऐसी टेबल को आप पीरियोडिक टेबल कहते हैं। नेक्स्ट बताओ बेटा, गिव द नेम एंड द सिंबल ऑफ द 3 एलिमेंट इन द ग्रुप नंबर 1। जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर देखो जो एक ग्रुप नंबर 1 है आपका, देखो ध्यान से, देखो एक ग्रुप नंबर 1, इसके 3 एलिमेंट्स के बेटा नाम पूछे यहाँ पे। बेटा कौन कौन से 3 एलिमेंट? देखो सबसे ऊपर तो बेटा देखो यहाँ पे H होता है, हाइड्रोजन, लेकिन इट इज द लघु एलिमेंट, इट इज नॉट द पीरियोडिक टेबल फर्स्ट एलिमेंट। तो आप यहाँ से बताना शुरू करना बेटा, लिथियम Li, सोडियम Na, के पोटेशियम, 3 ही नेम पूछे थे लेकिन आपको सभी पता होने चाहिए। याद आप ऐसे रखते हैं बेटा, हलीना, देखो HLINA, देखो हलीना, देखो H हो गया ना बेटा, LINA हलीना, ये K हो गया, इसको K बोलते हैं। RB से रबी, CS से शशि, FR से फ्रेंड। तो ऐसे बेटा आप याद कर लेंगे, हलीना ऊपर वाले 3 एलिमेंट से हलीना बन गया, हलीना K, RB से रबी, CS से शशि, फ्रेंड। हलीना के रबी शशि फ्रेंड, रबी एक कोई नाम है, शशि भी एक नाम है, FR से फ्रेंड बन गया, तो हलीना के रबी शशि फ्रेंड। तो HLINA, H से हाइड्रोजन, Li से लिथियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Rb से रुबिडियम, CS से सीजियम और Fr से फ्रेंशियम, जो लास्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? तो ऐसे आप ये याद रख लेंगे यहाँ तक। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट नेम द 3 एलिमेंट, और उनके सिंबल भी हमने आपको बता दिए साथ के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, Which element in the periodic table has this symbol? Ca कैल्शियम के लिए होता है बेटा, कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, N for नाइट्रोजन, N for नाइट्रोजन। Which element, question number 5, which element are there more of metal or the non-metal? आपके मैक्सिमम जो एलिमेंट है बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर वो मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल। नॉन मेटल तो पीरियोडिक टेबल के हमने बताया था राइट हैंड साइड के अंदर ही होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल, उससे कम नॉन मेटल और सबसे कम आपके सेमी मेटल होते हैं दोनों के बीच के। फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल नेम 3 मेटल्स, नेम 3 नॉन मेटल्स। देखो बेटा जो आप हाइड्रोजन इज ए गैस, H2 दैट इज द हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, ऑक्सीजन जो हम सभी नाम सुन रखा है नॉन मेटल, नाइट्रोजन गैस देखो टायरों में भी फिलअप करवाते हैं लोग आजकल, वो भी आपके नॉन मेटल होता है। अभी पीरियोडिक टेबल में बेटा आपने देखा था यहाँ पे, देखो किस टाइप से कि देखो ये डिमार्केशन थी यहाँ पे, तो ये जितने भी एलिमेंट है देखो यहाँ पे दीज, देखो ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 दीज ऑल आर मेटल। ये डी बीच में देखो ये जितने एलिमेंट है देखो ये सारे दीज ऑल आर मेटल्स। और यहाँ पे देखो ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, देखो ये आपके नॉन मेटल्स है बेटा, ये आपके क्या है बेटा नॉन मेटल्स। और यहाँ पे जो ये एलिमेंट है यहाँ पे जर्मेनियम, देखो ये गैलियम, देखो ये दिखाए, ये आपके सेमी मेटल्स कहलाते हैं बेटा। इस बाउंड्री लाइन के ऊपर देखो जो आपको दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो इस टाइप से आप इन चीजों को ध्यान रख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, एक्सप्लेन व्हाई। बेटा हमने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी सब्सटेंस को आप एलिमेंट कब कहते हैं, जब आप उसको ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद आपको क्या दिखाई दे, सेम टाइप ऑफ एटम दिखाई दे, एक ही तरह के एटम होने चाहिए। जबकि वाटर के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, H2O, इसमें H भी होंगे, इसमें ऑक्सीजन भी होगा, तो ये आपका कोई आपका एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, इट इज ए कंपाउंड, बिकॉज इट कंटेन्स
द डिफरेंट एलिमेंट्स, द डिफरेंट एटम ऑफ द एलिमेंट इन द फिक्स्ड रेशियो। जैसे वाटर के अंदर H2O, वही तो हमने पीछे एग्जांपल भी लिया था आपके लिए। तो वाटर के अंदर बेटा आप जब देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, देखो H2O, क्या इसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम है? क्या इसमें सिर्फ HH है? क्या इसमें सिर्फ OO है? नो, बिकॉज इट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, सो इट इज नॉट ए एलिमेंट, इसलिए ये एलिमेंट नहीं है। क्लियर हो गया? तो ऐसे आप कहेंगे व्हाट इज नॉट एलिमेंट, एक्सप्लेन व्हाई, बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, सो इट इज नॉट ए एलिमेंट, इसलिए सो इट इज नॉट एन एलिमेंट, इसलिए कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये सिंपल इसका आप जवाब देंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट, डिफाइन कंपाउंड, डिफाइन मिक्सचर। तो व्हाट इज द कंपाउंड बताओ, ये वाटर क्या है, इट इज द कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंट एटम्स हैं H और O, दे आर बॉन्डेड टुगेदर, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, आपस में बंधे हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन इन द फिक्स्ड रेशियो। सो द कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस which contain the atom of the different element which are bonded together in the fixed ratio called as the compound. The substance which contains the atoms of the different element, कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, the substance which contains the atom of the different element and they are bonded together, they are present in the fixed ratio by mass called as the compound, उसे आप compound कहते हैं। Now what is the mixture, second है mixture। मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस व्हिच कंटेन द डिफरेंट एलिमेंट और द कंपाउंड व्हिच आर नॉट बॉन्डेड टुगेदर एंड दे आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो कॉल्ड एज द मिक्सचर, उसे आप बेटा मिक्सचर कहते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने ये सारी बातें देखी कि किस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं एटम को, किस टाइप से आप एलिमेंट को बेटा डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट, दैट इज मीट द एलिमेंट्स, एलिमेंट से मिले कि एलिमेंट्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर एलिमेंट के मिलने से क्या नई चीज बन जाती है, जैसे कंपाउंड बने, मिक्सचर बने, लेकिन कैसे बने, कैसे उनको पर्टिकुलरली हम डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।